हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ब्रूनर के क्वेश्चंस। ये क्लास थोड़ी सी मतलब इसकी सीरीज चलेंगे, 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो सीडीबी में आए हुए हैं, सीटेट में आते हैं और अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। अच्छा, इसकी 2 क्लासेस आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। एक जो क्लास थी वो लाइव थी क्योंकि ये सीरीज में लाइव ही चलाने की सोच रहा था, लेकिन समस्या ये आ गई कि यहाँ पर नेटवर्क एरर की वजह से वॉइस तो क्लियर जाता था लेकिन वीडियो रुक रुक कर जा रहा था। तो इस वजह से फिर मुझे इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में ही प्रोवाइड कराना पड़ा, इसको लाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड रहेगी। कोई डाउट रहेगा तो आप उसे कमेंट में बताते रहिएगा। साथ में आपको इसी तरह से लेके चलना है कि लाइव ही चल रही हो, आपको पूरी वीडियोस कंप्लीट देखना है। साथ के साथ आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो जो लाइव लिया था मैंने इसी वीडियो को, लेकिन वो पूरा लाइव नहीं हो पाया था, उसमें मैंने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए थे। लेकिन हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, इन 10 को दोबारा कर लेंगे। यदि आपने ये 10 क्वेश्चन देख चुके हो तो आप सीधे आगे के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर सकते हो और चाहे तो आप ये 10 क्वेश्चन दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? बौद्धिक विकास को यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोला है, इसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक की जगह संज्ञानात्मक विकास भी बोला दिया जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं किसने दी हैं? तो ये अवस्थाएं दी हुई हैं पियाजे के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन सबसे आसान था, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, तो पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले हम इन अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। संवेदी गामक अवस्था सबसे पहली अवस्था होती है, जो कि होती है 0 से 2 वर्ष की। मुख्य विशेषताएं इस अवस्था की कि बच्चे अपनी संवेदनाओं यानी कि अपनी सेंसेस के माध्यम से सीख रहा होता है। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस इस अवस्था में आ जाता है। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 2 से 7 साल तक। बच्चे के अंदर संरक्षण हो गया, जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी का अभाव होता है। बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिज्म होता है। मेन इसकी क्वालिटी क्या है? ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म के साथ साथ एक और इसकी क्वालिटी है जीववाद, जिसे हम बोलते हैं एनिमिज्म। जीववाद एनिमिज्म जो है वो इसी अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जीववाद एनिमिज्म में वो होता यह है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। जैसे कि अगर कोई उसके साथ खिलौना है, मान लो एक छोटी सी डॉल है, तो वो उस डॉल को सजीव समझेगा और सजीव की तरह ही उसके साथ व्यवहार करेगा, लिविंग की तरह उसके साथ व्यवहार करेगा। ठीक है, एक और इसी में आता है डिलेड इमिटेशन। डिलेड इमिटेशन होता है आपका विलंबित अनुकरण। विलंबित अनुकरण मतलब कि कोई चीज उसने देखी बाद में, लेकिन उसकी नकल बाद में कर रहा है, फिर कभी कर रहा है। मान लो उसने किसी को फोन पर बात करते हुए देखा हुआ कभी, तो फिर वो बीच में कभी भी कुछ भी उठा लेगा, छोटा सा बॉक्स टाइप का, और उससे फोन समझकर बात करने लगेगा। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी विशेषताएं होती हैं। थर्ड स्टेज आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी चलेगी 7 से 11 तक। इस अवस्था में बच्चे के अंदर संरक्षण आ जाएगा, यानी कि कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है, यानी कि वर्गीकरण बच्चा करने लगता है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। रिवर्सिबिलिटी मतलब कि किसी चीज को, जैसे दूध से पानी बर्फ से पानी बनता है तो पानी से ही बर्फ बनेगा, इस तरह का। फिर आती है लास्ट स्टेज, जो कि है 11 से 14 भी बोल देते हैं और उसे 15 भी बोल देते हैं। 14 से 15 साल तक की जो होती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मेन विशेषता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इस अवस्था में आई जाती है, यानी कि आगमनात्मक सोच आ जाती है, निगमनात्मक सोच आ जाती है। परिकल्पनाओं के माध्यम से चीजों को सोचने लगता है। अगर एग्जाम में पूछे कि तर्क का विकास कब शुरू होता है, तो आप बता दीजिएगा तर्क का विकास यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू हो जाती है, और अमूर्त चीजों के प्रति तर्कपूर्ण चिंतन वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ठीक है, तो ये सारी अवस्थाएं हो गई। इन अवस्थाओं को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फर्स्ट होती है सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद हम इसमें बात करें स्कीमा होता है आपका सूचनाओं का बंडल, यानी कि पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आत्मसातीकरण, आपकी स्कीमा में नई जानकारी को ऐड करना आत्मसातीकरण होता है।
और पुराने स्कीमा यानी कि पुरानी जानकारी को परिवर्तित करना समायोजन होता है। आत्मसात्कीकरण और समायोजन के बाद जो स्थिति बनती है, जब माइंड में किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, यानी कोई किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता, तो उसे हम संतुलन की अवस्था बोलते हैं। तो ये स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स नोन एज। देखो यहाँ पर बोल दिया उन्होंने क्वेश्चन में कि जब बच्चा वस्तुओं के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, तो मैंने अभी बताया था कि तार्किक रूप से सोचना शुरू बच्चा कर देता है कौन सी अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच of the following stage does a child begins to think logically about abstract proposition। अब बच्चा लॉजिकली तो सोच रहा है, तार्किक रूप से सोच रहा है, लेकिन अमूर्त प्रस्तावों के बारे में सोच रहा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तो ये क्वालिटी कब आती है? ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण के दौरान एक बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। एक बच्चा सबसे अच्छा किस तरीके से सीख सकता है फर्स्ट स्टेज में? बाय यूजिंग द सेंसेस, बाय कॉम्प्रिहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इंद्रियों के प्रयोग से तथा शब्दों को समझकर, अमूर्त अंदाज में सोचकर या भाषा के नए अर्जित ज्ञान को लागू करके। देखिए पहला चरण जो होता है संवेदीकामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चा होता है 0 से 2 साल में। इस अवस्था में बच्चा अपनी सेंसेस के माध्यम से सीख रहा होता है, यानी इंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से बेहतर तरीके से सीख रहा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, Vygotsky emphasized the significance of the role played at which of the following factors in the learning of children। वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया है? अगर हम वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो है सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी में इन्होंने बच्चे की सोसाइटी यानी बच्चे के सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक वातावरण और साथ के साथ उसके सांस्कृतिक वातावरण पर जोर दिया है। वाइगोस्की से रिलेटेड एक और चीज़ हमें याद रखना जिसे हम बोलते हैं ZPD, जो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक बार और बोल देता हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में जिसे बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह वो एरिया है जहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प से कोई काम कर सकता है। वह कोई काम करने के लायक है लेकिन वह खुद नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई उसे हेल्प करे तो वह कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोई क्वेश्चन है जिसे बच्चा कर तो सकता है लेकिन वह बीच में अटक रहा है, तो टीचर उसे अगर थोड़ा सा हिंट दे दे कि इस स्टेप के बाद आपको इस तरह से करना है, तो वह उस क्वेश्चन को पूरा कर लेगा। तो इससे हम बोलते हैं ZPD, यानी बच्चा ZPD में है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। और टीचर द्वारा जो हेल्प दी जाएगी या किसी भी व्यक्ति द्वारा जो टेम्पररी हेल्प दी जाती है, क्योंकि ये हेल्प टेम्पररी होती है, उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान या फिर पाड़ बोल दिया जाता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में याद रखोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ें वाइगोस्की से रिलेटेड हमें याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य की स्थापना किसके द्वारा कर सकता है? गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, यानी कि धार्मिक शिक्षाओं को महत्वपूर्ण देना या उनके महत्व को जोर देना। लाइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के स्पष्ट नियम निर्धारित करना। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इशूज, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना। या फिर गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, व्यवहार करने के सख्त निर्देश देना। ठीक है, सख्त निर्देश देने से कुछ होगा ही नहीं और स्पष्ट रूल देने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पहले पढ़ी हुई है तो मैं आपको बता दूं, कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में करा यह था, उसने बच्चे को एक स्टोरी सुनाई थी जो कि हिंज डायलेमा नाम से प्रसिद्ध है। उस स्टोरी को सुनाने के बाद फिर बच्चों से पूछता है कि हिंज को क्या करना चाहिए था, उसने जो करा वह सही था गलत था। तो हर एज के बच्चे ने अपने अपने हिसाब से उसको बताया कि हाँ सही, कोई बोल रहा है सही था, कोई बोल रहा है गलत था। तो उसने क्या करा, बच्चों को इन्वॉल्व करा डिस्कशन में। तो कोलबर्ग यही बोलता है कि इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इशूज, अगर आप बच्चों को इन मुद्दों की चर्चाओं में शामिल करोगे तो बच्चे खुद ही सीख जाएंगे कि कम हमें किस तरह के निर्णय लेना है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। फर्स्ट आंसर इतना
वैल्यूएबल लग नहीं रहा है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अकॉर्डिंग टू पियाजेस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के दौरान सेंसरी मोटर चरण यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था, ये इंद्रिय गामक अवस्था भी आ जाता है और संवेदी प्रेरक अवस्था नाम से भी ये आ जाता है। तो इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इमिटेशन इस एज की क्वालिटी होती है और हम कह सकते हैं बच्चे के स्मृति भी बनने लगती है, वो पहचानने लगता है चीज़ों को, अपने घर परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है, अपने लोगों के प्रति या चीज़ों के प्रति उसके अंदर मानसिक प्रतिनिधित्व भी बनने लगते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेशन होने लगता है। एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम इन लॉजिक फैशन, लॉजिक फैशन में सोल्व नहीं कर पाता। रिप्रेजेंट, एनालाइज भी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज बेचारा छोटा सा बच्चा है, 0 से 2 साल का बच्चा है, वो कहाँ सोशल इश्यूज समझ पाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन ये क्वालिटीज होती हैं जब बच्चा इंद्रिय गामक अवस्था में होता है तब। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट परमानेंस इज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व में देखिए आपको 2 वर्ड दिख रहे होंगे, एक वस्तु और एक स्थायित्व। स्थायित्व मतलब कि वस्तु स्थायी है, परमानेंस मीन्स वस्तु परमानेंट है। तो जब बच्चा 18 महीने का होता आता है तो 18 महीने तक बच्चे में ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि अगर कोई चीज़ उसके आंखों के सामने से हट गई तो उसे ढूंढने लगेगा। और उससे छोटा बच्चा होगा, उसे आप मान लो कोई खिलौने से खेल रहा है, आपने उसकी आंखों के सामने से वो खिलौना हटा दिया तो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, उसे लगेगा वो खिलौना खत्म और उस खिलौने का अस्तित्व नहीं है, और दूसरा खिलौना उसके सामने रखोगे वह दूसरे से खेलने लगेगा। लेकिन 18 महीने के बाद यदि आप बच्चा कोई खिलौने से खेल रहा है और आप उस खिलौने को छुपा देते हो तो बच्चा उसे ढूंढने लगेगा। मतलब उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि खिलौना मेरी आंखों से ओझल हुआ है, सिर्फ उसका अस्तित्व अभी भी है। इसे ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि फर्स्ट स्टेज में ही आ जाती है, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय गामक चरण में आ जाती है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल सोचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। अगर आप निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है, सोचने की प्रक्रिया जो है, उसे हम नैतिक तर्कणा बोलते हैं। और सही और गलत के बारे में यदि बच्चा असमंजस्य में आ जाए, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बच्चा फंस जाए, तो उसे हम बोलते हैं मोरल डायलेमा यानी कि नैतिक दुविधा। लेकिन यहाँ पर सोचने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे, मोरल रीजनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके अनुसार द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर व्यक्ति अपनी पुरानी स्कीमा को चेंज कर रहा है, यानी पुरानी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं समायोजन करना यानी एकोमोडेशन करना। ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है? अगर वो मॉडिफाई ना करे, न्यू इन्फॉर्मेशन को एज इट इज अंदर अपने माइंड में फिट कर ले, तो उसे हम एसिमिलेशन बोलेंगे। ठीक। स्कीमा बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। देखिए, मेंटल डेवलपमेंट हुआ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, बात एक ही है। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास, बात वही रहेगी। तो मानसिक विकास के औपचारिक संचालन चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिल्कुल आती है, ये आपकी औपचारिक संचालन अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही आती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। सोशल थिंकिंग भी उसी अवस्था में आई जाती है। ईगो सेंट्रिज्म में जो बिहेवियर है वह 0 से 2 वर्ष यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 द बेस्ट वे टू इंक्लूड मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन इज। बच्चों में नैतिक मूल्यों को शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है टू गिव मॉरल लिटरेचर इन द मॉर्निंग असेंबली। प्रातःकालीन सभा में नैतिक व्याख्यान देना। ओनली नैतिक व्याख्यान देने से कुछ काम नहीं चलने वाला। पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन। किसी स्थिति का सामना करें और विद्यार्थियों से निर्णय लेने के लिए कहें। तो ये कुछ हद तक ठीक है।
डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज बाय टीचर एंड एल्डर्स, शिक्षकों और बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन। ये और भी ज़्यादा ठीक है क्योंकि बच्चे देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर टीचर अच्छे से बिहेव कर रहा है तो बच्चे भी काफ़ी हद तक अच्छे से ही बिहेव करेंगे। टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉरल एंड इनमोरल, नैतिक और अनैतिक में अंतर करने सिखाने से भी काम नहीं चलेगा। अब दो ऑप्शन हमारे साथ फंस जाते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन बोल रहा है कि किसी स्थिति का सामना करें और विद्यार्थी से निर्णय लेने के लिए कहें। आपने बच्चों के सामने सिचुएशन रखी, हो सकता है अभी तो बच्चे के सामने सिचुएशन है तो बच्चा बता दे यार सही है कि गलत है या जो भी है, लेकिन जब बच्चा खुद उस सिचुएशन को फेस करे तो हो सकता है अपना डिसीजन चेंज कर दे। इसलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं है और इसी वजह से कोहलर की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि बच्चे कुछ और बोलते हैं सामने, लेकिन जब उनके सामने वो सिचुएशन आती है बच्चे खुद उस सिचुएशन में फंसते हैं तब भी अलग तरह का डिसीजन लेते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि डिमॉन्स्ट्रेशन करो, यानी कि खुद शिक्षक प्रदर्शित करे, खुद शिक्षक नियमों का पालन करे। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोचेस थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं, तो किस प्रकार सोचते हैं? आप इसका आंसर गेस कीजिए, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग तरीके से सोचते हैं। इन द सेम फैशन एट डिफरेंट स्टेज, एक ही अंदाज में अलग अलग चरणों में सोचते हैं। एज पर द कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग के अनुसार सोचते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेरेंट्स, माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सोचते हैं। देखिए आपके अनुसार आंसर इसका कुछ भी सही हो सकता है। आप हो सकता है कि फर्स्ट आंसर टिक करो, हो सकता है सेकंड टिक करो, हो सकता है थर्ड टिक करो, हो सकता है फोर्थ भी टिक करो, लेकिन हमें अपने अनुसार नहीं बताना, हमें कोहलबर्ग के अनुसार बताना है। कोहलबर्ग ने क्या बोला था? देखिए आपने शायद पता हो तो कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं और हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस हैं। इस तरह से इनकी थ्योरी है। ठीक है, अब इनकी थ्योरी में इन्होंने बताया कि लेवल 1 का बच्चा कुछ अलग तरीके से सोच रहा है, लेवल 2 का बच्चा अलग तरीके से सोच रहा है और लेवल 3 का बच्चा अलग तरीके से सोच रहा है, यानी कि बच्चे अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अलग स्टेज में जाता है तो बच्चा उम्र के साथ अलग स्टेज में जाता है और फिर उसके बाद अलग तरीके से सोचने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलो अब इनकी जो ये आ गए हैं तो इन्हें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं वो सब आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 है पूर्व परंपरागत इस नैतिकता, जिसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी भी बोल दिया जाता है। इसके अंदर 2 चरण आते हैं, 2 स्टेजेस आती हैं। स्टेज वन होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसमें बच्चा आज्ञा का पालन सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि उसे दंड का भय होता है। सेकंड आती है स्वलाभ मानसिकता या यांत्रिक सापेक्ष अवस्था। इसके कई नाम हैं, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। सेकंड स्टेज में बच्चा सिर्फ काम इसलिए करता है कि इसकी वजह से उसे कोई रिवॉर्ड मिल रहा हो। मान लो कि अगर आप उसे 5 रुपये दोगे तो वह काम कर देगा और आप उसे पैसे नहीं दोगे तो वह काम नहीं करेगा, या फिर चॉकलेट के लालच में काम कर देता है। इंडिविजुअलिज्म में एक एक्सचेंज ये होता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम्हारे लिए ये करो, यानी कि जैसे हो तैसे। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम मुझे पेन दोगे तो मैं तुम्हें पेंसिल दे दूंगा। अगर बच्चा क्लास में है तो तुम मुझे अगर तुम्हारी नोटबुक दोगे तो मैं तुम्हें अपनी नोटबुक शेयर करने दूंगा। तो ये होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जो पूर्व परंपरागत नैतिकता के अंदर आएगा। फिर हम लेवल 2 की बात करते हैं, जो कि परंपरागत नैतिकता। लेवल 2 जिसे कन्वेंशनल मोरालिटी बोला जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आएगा अंतर्व्यक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, इंटरपर्सनल एकॉर्ड एंड कन्फॉर्मिटी। इसमें बच्चा इसलिए काम करता है क्योंकि वह दूसरे का अटेंशन चाहता है, क्योंकि लोग मुझे अच्छा बोलें। जैसे कि हो सकता है बच्चा अगर पूजा पाठ भी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि वह दूसरों से अपनी प्रशंसा चाहता है। ठीक, स्टेजेस 4 में आता है ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेन ओरिएंटेशन। चौथी अवस्था का बच्चा सोचता है कि जो भी नियम कानून बने हुए हैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें तोड़ोगे तो आपकी जो समाज की व्यवस्था है वह व्यवस्था बिखर जाएगी। तो 4th स्टेज का बच्चा सोचेगा। जैसे अगर स्कूल में नियम बना हुआ है
कि टीचर ने एक असाइनमेंट दिया है और बोला है कि हर एक बच्चा इस असाइनमेंट को अपने अपने तरीके से करेगा, तो वो बोलेगा कि हर एक बच्चे को असाइनमेंट अपने अपने तरीके से ही करना चाहिए। अगर अलग तरीकों से करोगे तो इससे व्यवस्था टूट जाएगी। अगर देश में भी कोई नियम कानून बने हुए हैं, ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ना है तो नहीं तोड़ना है, ये फोर्थ अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पे बच्चा ये नहीं सोचता कि नियम कानून सही है या गलत, फोर्थ स्टेज में वो बस ये कहता है कि अगर कुछ नियम बने हुए हैं तो वे सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए सही है। थर्ड में आता है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसमें दो है, एक सामाजिक संविदा संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और सिक्स्थ आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सामाजिक संविदा में वो ये देखता है कि खुद को रिलेट करेगा, ज़्यादा लोग रिलेट नहीं करेगा, और उसे लगेगा कि यार ये रूल गलत है तो इन रूल्स को चेंज होना चाहिए। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आप पूरी ह्यूमैनिटी की बात करते हो, पूरी ह्यूमैनिटी की बात करते हो कि पूरी मानवता के लिए अगर ये रूल खराब है तो ये खराब है, इसे बदलना चाहिए। जैसे अगर कोई बात करे बाल विवाह की, तो वह पूरी पूरी मानवता के बारे में, पूरे नागरिकों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा है, तो वह यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाली स्टेज में है। और अगर कोई बच्चा सिर्फ खुद का या खुद के परिवार की बात कर रहा है तो फिर वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये 6 स्टेज चलेंगे। जैसे कि आपके महात्मा गांधी हैं, मदर टेरेसा हैं, नेल्सन मंडेला हैं, तो वे आपके 6th स्टेज के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बायगोस्की थ्योरी एम्प्लाइज। बायगोस्की का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? कोलेबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगात्मक समस्या समाधान, इंडिविजुअलिज्म असाइन टू ईच स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र को अलग अलग असाइनमेंट। देखिए बायगोस्की ने बात करी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की, जिसमें वो बोलते हैं कि बच्चे अगर ग्रुप में सीखेंगे तो वे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो सेकंड तो ठीक है, सेकंड तो गलती हो गया। आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड टू सोल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक स्पष्टीकरण के बाद कठिन प्रश्नों को हल करने में समर्थन न करें, ये गलत है। बच्चों का समर्थन करना चाहिए। इन्होंने बात करी है इसके फोल्डिंग की। इसके फोल्डिंग में ये बोलते हैं अगर बच्चे को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो टीचर उसकी हेल्प करे। चाइल्ड विल नेवर बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैव IQ लेजर देन हिजर। बच्चे अपने से कम IQ वाले बच्चों की संगति में सबसे अच्छा सीखेगा। चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेजर देन हिजर। ये बहुत गलत है कि एक बच्चे को अगर आप 20 स्टूडेंट के साथ बैठा दोगे तो अच्छी तरीके से सीख पाएगा, तो ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना। देखिए कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक समस्या समाधान, एक होता है रेसिप्रोकल टीचिंग, तो इन सब की बात बायगोस्की ने करी हुई है। समूह में सीखना, एक दूसरे के साथ सीखना, पारस्परिक शिक्षण जैसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल को, तो इसकी बात बायगोस्की ने करी है। हमेशा इन्होंने बोला कि समूह में काम करो, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करो, तभी बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्केप फोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में मचान का क्या अर्थ है? सिमुलेशन टीचिंग, अनुरूपी शिक्षण बिल्कुल नहीं है। रिकेपिचुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, पिछली अधिगम की पुनरावृत्ति, ये भी नहीं है। टेम्प्ररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, ये बात बिल्कुल सही है। जो एस्केप फोल्डिंग होती है वो टेम्प्ररी हेल्प या टेम्प्ररी सपोर्ट होता है, जिसे हम अस्थायी सहायता कह सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है कि गलती के कारणों का पता लगाना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही है, वयस्कों द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, इसे ही हम एस्केप फोल्डिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे निम्नलिखित में से किस चरण का पालन करते हैं? देखिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, मैंने आपको सारी स्टेजेस बताई थी और सबकी मैंने क्वालिटी बता दी थी या कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी कि किस स्टेज में बच्चे का नेचर किस तरह का होता है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे टीचर की बात सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें दंड का भय होता है, तो ये तो हो गया। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये बात भी होता है, व्यक्तिगता और विनिमय। प्राथमिक जो बच्चे होते हैं उन्हें यही रहता है कि तुम मुझे अच्छा दो, मैं तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, इस तरह से। तो तुमने मेरे साथ खाना शेयर करा तो मैं तुम्हारे साथ भी खाना शेयर कर लूँगा, इस तरह से। अच्छे पारस्परिक संबंध स्टेज 2 में चला जाता है। सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये 5th स्टेज में चला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो होगा जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होगा। फर्स्ट एंड सेकंड हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर फर्स्ट आएगा शायद निकल के, चलो ए ही आया है, मतलब मैंने सही टाइप करा है। क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इसका आंसर निकल कर आता है। आर टीचर विशेष टू हेल्प
her student to appreciate multiple views of a situation. She provides her student multiple opportunities to debate on his situation in different groups. According to Vygotsky perspective, her students will blank various views and develop multiple perspective to the situation of their own. आई थिंक आपको समझ में आ गया। और क्वेश्चन फ्री में हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को स्थिति के विविध दृष्टिकोणों को समझने में मदद करना चाहती है कि एक ही सिचुएशन के आप अलग अलग तरीके से इसे देख सको, अलग अलग डायमेंशन में से देख सको। वे अपने छात्रों को विभिन्न समूह में इस स्थिति पर बहस करने के कई अवसर देती है। बहस की जगह अगर हम यहाँ पे चर्चा देखेंगे तो सही रहेगा, चर्चा करने के अवसर दे रही है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को अब क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे, निर्माण करेंगे, संक्रियकरण करेंगे या तर्ककरण करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे या फिर रेशनलाइज करेंगे, और स्थिति के कई दृष्टिकोणों को स्वयं विकसित करेंगे। देखिए, इस स्थिति में बच्चे इन सभी दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट का यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ क्रिएट नहीं की जा रही है। संक्रियकरण तर्कसंगत का नाम ही नहीं होता है, मतलब कुछ सेंस ही नहीं होता। इंटरनलाइज करेंगे, उन सभी के दृष्टिकोण को आत्मसात करेंगे और आत्मसात करने के बाद वे अपने दृष्टिकोण को विकसित करेंगे। यही वाइगोत्स्की की थ्योरी बोलती है कि बच्चा समाज में रहेगा, समूह के साथ रहेगा, समूह में सभी के दृष्टिकोण जो है उनको आत्मसात करेगा और उसके बाद फिर वे अपना खुद का दृष्टिकोण या अपने खुद की पर्सपेक्टिव की रचना करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इंटरनलाइज करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी थोड़ा बड़ा सा है। कर्नल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंसेस। He think that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in a building unnecessary dam. He is probably in which stage of Kohlberg stage of moral development. कर्नल सिंह कानूनी प्रक्रियाओं और खर्च के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते। उसे लगता है कि एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता जो कि लाखों रुपए बेकार के बांध बनाने में खर्च करती है। वह संभवतः कोहलर के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। देखिए, ये कौन सी स्टेज होती है जब व्यक्ति को लग रहा है ये चीज़ गलत है, लेकिन वह सिर्फ खुद से ही रिलेट कर रहा है, क्योंकि कर्नल सिंह अकेले जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा ये जो व्यक्ति हैं वो लेवल 3 में है और स्टेजेस कौन सी है, 5 है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लेवल 3 कौन सा था हमारा, पोस्ट कन्वेंशनल था, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। ये हिंदी में थोड़ा टाइपिंग एरर है, पारंपरिक पोस्ट करे नहीं होगा, ये होता है आपका पश्च पारंपरिक अवस्था में थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑपरेशनल कंडीशनिंग जो दी है वो स्किनर ने दी, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी हुई है, रेसिप्रोकल टीचिंग वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है, इसके बारे में मैंने पहले ही बात करा है। कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कल्चरल न्यूट्रल की बात नहीं करी इन्होंने, तो कल्चरल रिच की बात करी है। इनसाइट लर्निंग जो है वो गेस्टोल्ड बात से जुड़ा हुआ है, जो कोहलर का सिद्धांत है वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। रेसिप्रोकल टीचिंग पारस्परिक शिक्षण वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, चलिए पढ़ते हैं इसे। अ टीचर सेज टू हर क्लास as individualism assignment are designed to help individualism student learn more effectively. All students should complete assignment prescribed without any assistance. इसने बोल दिया शिक्षिका ने, क्योंकि व्यक्तिगत सत्रीय कार्य अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के निर्धारित सत्रीय कार्यों को पूरा करना है। She is referring to which of the following stage of कोहलबर्ग्स moral development। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के चरणों में से किसका उल्लेख कर रही है। देखिए, टीचर ने बोल दिया है कि जो असाइनमेंट दिए गए हैं, इन असाइनमेंट को इस तरह से डिजाइन करा है कि व्यक्तिगत ही इन्हें सोल्व करें, मतलब इंडिविजुअलिज्म ही इसे सोल्व करें। ठीक है, किसी की हेल्प से ना करें, तभी आप इफेक्टिवली सीख पाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक रूल बना दिया गया है और इस रूल का सभी को पालन करना है। अगर आप ये रूल ब्रेक करते हो तो हर एक व्यक्ति अच्छे से नहीं सीख पाएगा। मतलब बच्चा को, मतलब ये कौन सी स्टेज की बात हो गई, ये स्टेज ये हो गई आपकी
लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारी सामाजिक संविधा थी उसी हम लॉ एंड ऑर्डर भी बोल देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कन्वेंशनल स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों की विशेषता है। वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ stages are isolated response and not general pattern. Universal sequence of stages is for all culture. Stage proceed in a non-hierarchic manner. चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, चरण अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और सामान्य पैटर्न नहीं है। सभी सांस्कृतिकों से संबंध चरणों के सार्वभौमिक अनुक्रम, चरण गैर श्रेणीबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस दी हुई हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ये नहीं होता, ये जो पैटर्न है हर जगह नहीं लगते। चरण स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्स एंड नॉट जनरल पैटर्न। इन स्टेजेस में एक जनरल पैटर्न है, ये नहीं कह सकते कि हर एक स्टेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टूडेंट, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, ये बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सीक्वेंस दिया गया, अलग अलग स्टेजेस दी हुई है कि हर स्टेज में बच्चा अलग तरीके से सीखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। ये इसलिए गलत हो गया सेकंड वाला, यहाँ पर बोला गया कि स्टेजेस आर आइसोलेटेड। स्टेजेस आइसोलेटेड नहीं है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। आने वाली स्टेज पे काफ़ी फर्क पड़ता है पीछे वाली स्टेज का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए राइट आंसर नहीं होगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप्स एंड इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्सेशन। संज्ञानात्मक शिक्षुता और निर्देशात्मक बातचीत एक किससे जुड़ी हुई है। कंसीव लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, ये अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है। आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक प्रयोग पर आधारित ये नहीं है। हाइड द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड अचीव एफिशिएंसी, इससे भी ये जुड़ा हुआ नहीं है। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने पर जोर देने से भी जुड़ा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। अधिगम को सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करने पर बल देता है, इसकी बात भी वाइगोत्स्की ने करी हुई है, उन्हीं की थ्योरी से ये क्वेश्चन बनकर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्ट बाय, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित है। कंडक्टिंग रिलेवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, जितनी बार संभव हो प्रासंगिक और अच्छी तरह से डिजाइन गया परीक्षण आयोजित करना। बार बार परीक्षण आयोजित करना, तो ये तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर ट्रायल एंड एरर से रिलेटेड हो गया। बिहेवियरिज्म में जिसकी बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना है नहीं है। प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड पारंपरिक तरीकों से तो काम बनेगा नहीं, पारंपरिक तरीकों से तो हमें ओवर कर आना है मॉडर्न तरीकों पर। प्रोवाइडिंग रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है, एक समृद्ध और विविध वातावरण बच्चों को प्रदान करें ताकि हर तरह का बच्चा सीख सके। फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेटिव, सहयोग की तुलना में व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना, यह बात भी गलत है। हमें व्यक्तिगत ध्यान न देकर हमें समूह की बात करना है। अगर बच्चे समूह में रहेगा तो वह जल्दी सीख पाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इसका। ठीक, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, इन वाइगोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट नेग्लेक्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू से की उपेक्षा की गई है। सामाजिक विकास की तो अपेक्षा की गई, उपेक्षा नहीं की गई। कल्चर की भी इन्होंने बात करी है, और वाइगोत्स्की ने भाषाई विकास यानी कि लैंग्वेज की बात करी है। लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर को वाइगोत्स्की ने नकारा है। बायोलॉजिकल फैक्टर पर फोकस करा है जीन पियाजे ने। तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने बायोलॉजिकल फैक्टर पर फोकस करा, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसको नकारा है, इसकी उपेक्षा करी है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट थिंक विथ देयर आई ईयर्स एंड हैंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अपनी आंखों, कानों और हाथों से सोचता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इंद्रिय गामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय गामक चरण। इसी स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस के माध्यम से सोच रहा होता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, रिया डज नॉट एग्री विथ ऋषभ अबाउट सेटिंग अप अ क्लास पिकनिक। रिया जो है ऋषभ की बात से सहमत नहीं है पिकनिक पर जाने के लिए या पिकनिक के लिए जो भी सेटिंग अप करना उसके लिए। शी थिंक्स दैट द रूल्स कैन बी रिवाइज्ड टू सूट द मेजोरिटी। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। दिस काइंड ऑफ पेयर डिसएग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे रेफर्स टू। पियाजे के अनुसार ये कहानी की सहकर्मी असहमति का अर्थ है। देखिए इस क्वेश्चन का मैं बारे में बता दूं, ये क्वेश्चन जो आया है जीन पियाजे के नैतिक विकासात्मक सिद्धांत से आया हुआ है। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो आप लोगों ने शायद अभी कोहलबर्ग का ही पढ़ा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने ज़्यादा काम नहीं करा, थोड़ा बहुत रिसर्च करके छोड़ दिया, फिर उसी काम को आगे बढ़ाने का काम करा है कोहलबर्ग ने। ठीक है, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में मेन 2 स्टेजेस थी। पहली स्टेज थी स्वायत्त और दूसरी स्टेज नहीं, पहली होती है परायत नैतिकता और दूसरी होती है स्वायत्त नैतिकता। ठीक है, परायत नैतिकता में ये होता है कि जो नैतिकता है वह दूसरे के द्वारा थोप दी जाती है, यानी दूसरे ने जो बोल दिया यह सही है तो वह सही है, यह गलत है तो वह गलत है। लेकिन स्वायत्त नैतिकता में व्यक्ति जो होता है वह खुद सोचने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या सही है क्या गलत है इसी में आती है मॉरलिटी ऑफ कॉरपोरेशन। जो 4 स्टेज, मतलब इसकी जो मेन स्टेजेस हैं मैं से करा दूंगा, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि सीटेट में मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ है। सीटेट में एक ही बार इससे क्वेश्चन आया है, फ्री में बता देता हूँ। मैंने इन्होंने 2 स्टेजेस दी थी और बाकी इनकी 4 स्टेजेस थी। आप ये कह सकते हो 2 मेन स्टेज हैं, 4 सब स्टेजेस हैं, तो 4 सब स्टेजेस हैं। उसी में एक स्टेज आती है मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन में आप बात करते हो मेजोरिटी की या फिर सबको साथ लेके चलने की। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि अगर मेजोरिटी जो है वो चाहे तो रूल्स को बदल सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन की यहाँ पर बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे 27 की तरफ। रिट्राइविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एन एविडेंस ऑफ इन्फेंट हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शन। छिपी हुई वस्तुओं को प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने किस संज्ञानात्मक कार्य में महारत हासिल करना शुरू कर दिया है। छुपी हुई वस्तुओं को प्राप्त करना मतलब उसके अंदर आ गया है ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु को छुपाने के बाद अब वह उन वस्तुओं को ढूंढता है, ना कि वह उन्हें नकार देता है या उन्हें भूल जाता है। तो बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्राप्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ बायगोस्की। बायगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 है, कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अपनी थ्योरी में इसके बारे में बात करी है कि संस्कृति और भाषा जो है वे विकास में बहुत योगदान निभाते हैं। द चाइल्ड थिंक इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डज नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में सोचता है ये तो ठीक है, लेकिन पूर्व परिप्रेक्ष्य प्राप्त नहीं करता, ये बात गलत है। चिल्ड्रन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म इफ प्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल एट अ लोअर एज। लोअर एज में आप उसके सामने एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल रखोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा करना क्या है, तो वह नहीं सोच पाएगा। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ स्कैफोल्ड। यह बात भी गलत है। स्वनिर्देशित भाषण मचान का सबसे निचला हिस्सा नहीं है, ये जुड़ा हुआ ही नहीं है किसी तरह से। इसके फोल्डिंग होती है जब बाहर से कोई हेल्प करता है, टेम्प्रेरी हेल्प जो होती है वो। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच व्यक्तिगत बात है, इसके बारे में बात वाइगोस्की ने करी हुई है। बच्चे अपने काम करते टाइम खुद से ही बात कर रहे होते हैं तो उसे उन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच या व्यक्तिगत वाक या स्वनिर्देशित वाक कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। इनके अनुसार कल्चर और लैंग्वेज मेन रोल प्ले करती हैं बच्चे की संज्ञानात्मक विकास में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। मौजूदा योजना में नई जानकारी को फिट करना किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे फिट करना है, चेंज में कुछ नहीं करना है, तो इसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातकरण, जब पुरानी जानकारी में अपनी जानकारी को ऐड कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, according to Piaget theory which one of the following will not influence one's cognitive development। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देखो पियाजे ने सोशल एक्सपीरियंसेस की बात करी है, सामाजिक अनुभव प्रभावित करते हैं। मैच्योरिटी की बात करते हैं क्योंकि इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी, इन्होंने बताया स्टेजेस के अनुसार बच्चा सीख रहा है तो मैच्योर होगा तभी सीख पाएगा। एक्टिविटी की बात तो हर एक कोई करता है, बच्चा गतिविधि के माध्यम से सीखेगा। लेकिन उन्होंने लैंग्वेज को नकारा है, भाषा को नकारा है
कि भाषा सीखने में कोई योगदान नहीं देती। इन्होंने बोला कि पहले विचार आते हैं उसके बाद भाषा आती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है, सोशल एक्सपीरियंसेस। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। उन्होंने भाषा को जो है बिल्कुल नकारा है। ठीक है, यहाँ पर गलत आ रहा है, अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बाकी तीनों की बात इन्होंने करी है। ठीक, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जिनको हमने आज डिस्कस करा है। तो सीखते रहिएगा, ग्रो करते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको PDF एंड अदर जो भी अपडेट रहेंगे वो मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।